नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर हम आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। काफी ऐसी किताबें हैं जहां पर पहले चैप्टर को, जो आपका पहला चैप्टर है और जो दूसरा चैप्टर है, उसको कंबाइन करके दिया हुआ होता है। काफी किताबें ऐसी होती है जहां पे आपको सेपरेट करके चैप्टर पढ़ना पड़ता है। इस चैप्टर का टाइटल रहने वाला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड द क्लासिफिकेशन, या फिर आप लोग इसको कॉस्ट शीट के नाम से भी जानते हैं। इन शॉर्ट में इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमें कॉस्ट को पढ़ना है, कॉस्ट के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना है, और सबसे जरूरी बात हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट शीट के ऊपर। कॉस्ट शीट होता क्या है, किस तरीके से कॉस्ट शीट बनाया जाता है, कॉस्ट शीट के अपने एलिमेंट्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, और तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी आप सभी को यहाँ पे पढ़ना है। इन शॉर्ट में आप लोग ये समझ सकते हैं, आपका प्रैक्टिकल, जो पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है वो यही रहने वाला है, और काफी लंबा चैप्टर रहेगा, तो मल्टीपल पार्ट्स में आपके वीडियोस देखने को आपको मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको एक चीज का क्लैरिटी मिल गया होगा। काफी किताब में पहले चैप्टर के ही अंदर इस चैप्टर को मर्ज किया हुआ होता है, और काफी ऐसी किताबें हैं जहां पे इसको सेपरेटली पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं अपने मेन कंटेंट की। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमें एक शब्द पर जरूर गौर फरमाना है, दैट इज द कॉस्ट। हमें पढ़ना क्या है? कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कॉस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कॉस्ट के मीनिंग को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, तो कुछ बुनियादी तौर पे एक तो ऐसी बातें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। जैसे एक शब्द है आपका, दैट इज द कॉस्ट। अब इस कॉस्ट का अपना मतलब क्या होता है? पहली क्लास के दरमियान मैंने आपको बताया था, कॉस्ट का मतलब होता है अपना लागत की। जब भी आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एग्जैक्टली कितनी लागत होती है, कितना पैसा खर्च हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे तीन वर्ड आप लोगों को याद करने हैं। हम यहाँ पे न केवल प्रोडक्ट की बात करेंगे बल्कि सर्विसेज की भी बात करेंगे, और यहाँ पे आप लोग जॉब्स की भी बात करते हैं। तो इन शॉर्ट में मैं आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो जब भी आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हम लोगों को क्या करना है? हमें कोई भी प्रोडक्ट लेके चलना है और उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है। जब आपका एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर रूप से प्रोड्यूस हो जाता है, फाइनल उसका प्रोडक्शन हो जाता है, तो इसके प्रोडक्शन में माय डियर फ्रेंड्स आपको ख्याल ये रखना है, जब भी किसी भी चीज को बनाया जाता है, जब भी किसी भी चीज को डेवलप किया जाता है, तो सबसे जरूरी बात क्या होती है? इसको बनाने में हमें काफी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है। माने हमने क्या यूज किया है? हमने यहाँ पे आपके रिसोर्सेज का यूज किया है। अब रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या चीजें आ गई है सर? जैसे आप लोग देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कच्चा माल लगता है, जिसको आप लोग रॉ मटेरियल कहते हैं या मटेरियल कहते हैं। तो सबसे पहली बात, बुनियादी जरूरत क्या होती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करने के लिए? मेजरली प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें मटेरियल या फिर आप लोग कह दीजिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। और जब आपके पास एक बार रॉ मटेरियल आ जाता है तो फिर हमें वहां पे लेबर या इंप्लॉयज की जरूरत होती है, माने हमें मेहनत करने की लोगों की जरूरत होती है। तो आप लोग सेकंड रिसोर्स का क्या कह सकते हैं सर? आप लोग यहाँ पे लेबर की बात कर सकते हैं या तो आप लोग इंप्लॉयज की बात कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप लोग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, और भी एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है उसको डेवलप करते टाइम। यानी कि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको बनाना है, कोई भी आइटम आपको बनाना है, किसी भी कंपनी से आपका ताल्लुकात हो। जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको बनाने के लिए हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्शन हुआ, उस फाइनल प्रोडक्शन तक उसके ऊपर जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं, उन रिसोर्सेज की अपनी एक कीमत होती है, अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी कि पैसे में उसका अपना एक वैल्यू होता है। उस मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहा जाता है? कॉस्ट कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात? क्या बताया मैंने? हम लोगों ने समझा, जब भी कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है
उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के दरमियान हमारे पास क्या होता है, काफी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। और जो आपके ये जो रिसोर्सेज है इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, आपको ये याद रखना है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये जो आपकी मॉनेटरी वैल्यू बनेगी इसी को हम लोग उस प्रोडक्ट की क्या कह देंगे, कॉस्ट कह देंगे। समझ में आया? तो यहाँ से बुनियादी तौर पर मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरुआत की है कि आप लोग कॉस्ट का मीनिंग क्या समझेंगे। जब जब कॉस्ट की बात आएगी, चाहे आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें या किसी और अकाउंटिंग की बात करें, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वहां पे बड़ा जिक्र कॉस्ट का रहेगा। तो आपको समझना यह है कि अपने आप में कॉस्ट का अपना मीनिंग क्या होता है। तो आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा, सर यहाँ पे कॉस्ट का अपना मीनिंग होता है। क्लियर? और जब जब आप लोग कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, या यहाँ पे एक शब्द आपको देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कॉस्ट की डेफिनेशन तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली कि जो आपके रिसोर्सेज किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हम लोगों ने यूज किए हैं ना, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या कहलाती है, वो आपकी बेसिकली कॉस्ट कहलाती है। अब कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या रहते हैं, यानी कि एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि सर आपके कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या रहते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एलिमेंट का मतलब कॉस्ट के अंदर जो जो चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो यहाँ पे मेजरली हम लोगों ने क्या इंक्लूड किया, आपका मटेरियल इंक्लूड किया, आपका लेबर या इंप्लॉय इंक्लूड किया, या फिर आप लोग कह सकते हैं एक्सपेंस इंक्लूड किया। तो आगे जाके जब आप लोग कॉस्ट के एलिमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग यही बात अगेन रिपीट करने वाले हैं कि जब भी कॉस्ट की बात करेंगे तो तीन एलिमेंट मिल करके कॉस्ट का निर्माण करते हैं, कॉस्ट को डेवलप करते हैं। पहला आपका मटेरियल रहेगा, दूसरा आपका लेबर रहेगा, और तीसरा आपका माय डियर फ्रेंड्स आपका एक्सपेंस रहेगा। क्लियर? और आगे जाके आप और इस पर्टिकुलर कॉस्ट को दो तरीके से क्लासिफाई भी करेंगे, एक डायरेक्ट कैटेगरी आ जाएगा, एक इनडायरेक्ट कैटेगरी आ जाएगा। दोनों का अपना मीनिंग होता है, आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी के लिए आपको क्या समझना है, अभी के लिए केवल ये समझना है कि सर आपका कॉस्ट का अपना मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा था। अगर आप सभी को याद हो, पहली क्लास के दरमियान जो पहला पार्ट या पहला चैप्टर जो भी आप लोग इसको बोलते हैं, वहां पर मैंने आपको समझाया था हम मेजरली तीन चीजों पर डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर कॉस्टिंग की बात करेंगे। कॉस्टिंग का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमें एस्टिमेशन करना है कि आपकी जो कॉस्ट है उसका क्या प्राइस, एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी, उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है, वो होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी रहता है। मैंने बताया था इन तीनों चीजों के बीच में माय डियर फ्रेंड्स अपना एक मीनिंग होता है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा समझना है। तो जो कॉस्टिंग है ना, वो पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हमें कॉस्ट ही फाइंड आउट करना है, और कॉस्ट की ये जो डेफिनेशन है ये आपके दिमाग में, आपके जहन में 101% होनी चाहिए अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं भाई और बहनों आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, कॉस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉस्ट को प्रोफेशनल लैंग्वेज में अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या कहा गया उसको हम लोग एक बार देखेंगे कि एग्जैक्टली अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, अभी तो मैंने आपको बताया है सर कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट शब्द और है जिसको आपको जरूर अपने जहन में रखना है माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है कॉस्ट असर्टेनमेंट। क्या कहते हो आप लोग, कॉस्ट असर्टेनमेंट। क्लियर है? अब इसका क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, लागत, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक पैसा खर्च हो गया है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब वो जो पैसा कितना खर्च हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है, उन प्रोसेसेस को माय डियर फ्रेंड्स आपका कॉस्ट असर्टेनमेंट कहा जाता है। समझ में आया? यानी कि आपकी कॉस्ट को फाइंड करने के लिए आप जिन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, वो कॉस्ट असर्टेनमेंट कहलाते हैं। तो पहला आपकी किताब का टॉपिक जो रहेगा इंट्रोडक्शन के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, आपको यह समझना है, एंड कॉस्ट असर्टेनमेंट का क्या मतलब होता है ये आपको समझना है। समझ में आई? जैसे अगर आप लोग यहां पे ध्यान देंगे ना, तो सबसे पहले आपको पहला टॉपिक क्या दिख रहा है, अगर आप लोग देखेंगे दोनों टॉपिक कंबाइन करके लिखे हुए हैं। पहले आपको लिखा हुआ है कॉस्ट और दूसरा क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अगर आप लोग कॉस्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट रेफर करता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब वही खर्चा जो हम लोगों ने बात किया था। अब एक्सपेंडिचर यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, एक्चुअल भी हो सकता है और नोटेशनल भी हो सकता है। इन अक्योर्ड ओन, देखिए तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं, इन अक्योर्ड ओन या फिर और एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल का मतलब जो उसके अंदर शामिल है फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, सर्विस की बात करेंगे, एक्टिविटी
एक्टिविटी की बात करेंगे या ऑपरेशन की बात करेंगे, समझ में आया? ये आपकी कॉस्ट की एक प्रोफेशनल डेफिनेशन रहने वाली है जो कहीं ना कहीं आपकी किताबों में गिवन होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करके चलते हैं, मैंने क्लियर किया था। सबसे पहले सर आप मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे, फिर आप लोग लेबर कॉस्ट की बात करेंगे, फिर आप लोग अदर एक्सपेंसेस की बात करने वाले हैं, क्लियर? और मैंने बताया था लेबर कॉस्ट का एक दूसरा नाम रहता है, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इंप्लॉय कॉस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। और ये जो तीनों चीजें हैं ये इनक्योर्ड होती हैं फॉर द प्रोड्यूसिंग, मैंने बताया था किसको प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, क्लियर है? मेजरली हम लोग गुड्स की ही बात करते हैं, ये आपको ख्याल में रखना है, समझ में आया? तो यहां से आपने क्या देखा सर, यहां पे देखा कॉस्ट का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है ना? और कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने 3 एलिमेंट रख दिए, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया। पहला क्या रहेगा आपका मटेरियल रहने वाला है, दूसरा क्या रहेगा आपका लेबर रहेगा, और लेबर को मैंने दूसरा नाम क्या दिया, मैं तीसरी बार सेम बात बता रहा हूं ताकि आपको यहीं पे चीजें आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है? और तीसरा क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक्सपेंसेस रहने वाला है, क्लियर? तो ये आपकी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ख्याल में रखना है। तो ये जो तीनों कंपोनेंट आप लोगों को दिख रहे हैं भाई और बहनों, ये तीनों कंपोनेंट क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स, क्या है ये आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है। बाकी सवाल ये भी पूछा जाता है कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन का अपना एक मुद्दा है। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अलग तरीके से की जाती है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जब भी आप लोग कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, जब भी आप लोग कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो आप लोग, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आपकी 2 कैटेगरियां बनेंगी, एक तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी, याद रखना, ठीक है? ये पहली कैटेगरी बनने वाली है। दूसरी क्या रहेगी आपकी, इनडायरेक्ट कॉस्ट रहने वाली है। तो आपको ध्यान क्या देना है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर मेजरली क्या फर्क होता है। कई बार ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है कि सर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मीनिंग है और इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या मीनिंग है। तो छोटी बात आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट कॉस्ट को आपको जो आपका फाइनल प्रोडक्ट रहता है, याद रखिएगा, जो आपका क्या निकल के आता है, फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ये डायरेक्ट कॉस्ट आपको इजीली दिखेगी, यानी कि ये ट्रेसेबल होती है। फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है वो ट्रेस किया जा सकता है, आप लोग क्या कहेंगे, ये आपकी इजीली ट्रेसेबल होती है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसको ट्रेस करना करीब करीब इम्पॉसिबल होता है, या मैं कहूंगा डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है मेजरली, ठीक है? बाकी जब हम लोग डिटेल में क्लासिफाई करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी से मैं समझाने वाला हूं। अभी के लिए हमने क्या समझा, अभी के लिए हमने समझा एक प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या होती है कॉस्ट की। अब काफी बार बच्चों का सवाल ये आएगा कि सर हमें कॉस्ट की डेफिनेशन मान लीजिए एग्जामिनेशन में पूछी गई है, तो हम कौन सी डेफिनेशन लिख के आए, आपने जो समझाई वो वाली डेफिनेशन लिख के आए, या ये जो प्रोफेशनल डेफिनेशन जो आईसीएमए द्वारा दी गई है इसको लिखे, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी विल है कि आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों को जिस डेफिनेशन में सहूलियत लगती है उस डेफिनेशन को एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। समझ में आया? तो आई होप कि यहां तक आपको क्लैरिटी मिला होगा। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, अब हम समझेंगे इसके दूसरे टॉपिक को, दैट इज द कॉस्ट असर्टेनमेंट। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, कॉस्ट असर्टेनमेंट अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल कॉस्ट किसकी, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी जॉब की, किसी भी प्रोसेस की, या किसी भी सर्विसेज की, आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटेड। ये थोड़ा आपको याद रखना है, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, किसी भी जॉब की बात कर लीजिए, किसी भी सर्विस की बात कर लीजिए, उसके कंप्लीटेशन के बाद हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसकी एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है, वो आपका कॉस्ट असर्टेनमेंट कहलाता है। काफी अहम डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से रहने वाली है। समझ में आया? तो यहाँ पे कॉस्ट असर्टेनमेंट पूछा जा सकता है, कॉस्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग कॉस्ट असर्टेनमेंट की बात करेंगे, माने मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जब भी आप लोग कॉस्ट असर्टेनमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, आप लोग किसकी बात करने वाले हैं, कॉस्ट असर्टेनमेंट की बात करने वाले हैं। तो कॉस्ट असर्टेनमेंट अपने आप में प्रोसेस होता है, और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां पर अलग अलग स्टेप से आपको गुजरना पड़ता
जाता है, जहां पे मल्टीपल स्टेप्स आपको दिखेंगी ना, वो अपने आप में एक प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर आपको मल्टीपल स्टेप्स का सामना करना पड़ता है, मल्टीपल स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ पे कलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे कलेक्शन करके क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्लासिफाई करते हैं। पहली स्टेप क्या है, कलेक्शन, दूसरी स्टेप क्या है, क्लासिफाई है, ठीक है। और तीसरा क्या है, दूसरा आपका एनालाइज रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, एनालाइज करेंगे। किनको क्लासिफाई करना है, किनको एनालाइज करना है, किसको कलेक्शन करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कॉस्ट रिलेटेड डेटा को एनालाइज करना है। समझ में आया? तो जो आपका कॉस्ट रिलेटेड डेटा रहता है, क्लियर, आपका क्या रहता है, जो कॉस्ट रिलेटेड डेटा रहता है उसका कलेक्शन करना पड़ता है, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, फिर उसको एनालाइज करके ना हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, हम लोग आपकी कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। कॉस्ट का क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमाइन नहीं कहेंगे तो आप लोग ये भी कह सकते हैं सर हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए। और यहां पे देखिएगा, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग हमारे पास कोस्टिंग टेक्निक भी है, हम पढ़ेंगे कोस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरीके से उनको वापरना है। समझ में आया? तो कोस्टिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, कोस्टिंग टेक्निक की भी हेल्प लेने वाले हैं। यहां पे मैंने लिख दिया सर आप किसकी हेल्प लेंगे, आप लोग कोस्टिंग टेक्निक की हेल्प लेंगे। ये क्या होती है, इनके बारे में आने वाले टाइम में हमें जिक्र करना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग सीक्वेंस में कड़ी डॉट कनेक्ट करके पढ़ते चलेंगे ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, चीजें आपको समझ में आए और आप लोग लेक्चर छोड़ के ना जाए। समझ में आया? तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बहुत गहराई में जाकर के चीजों को आप सभी के सामने डिकोड करूं, एनालिसिस करूं, और जो प्रीमियम कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं ना लोग, उनसे कहीं बेहतर कंटेंट में आपको जो पेड होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे डिलीवर कर पाऊं। इसके लिए मेरे को आपको सभी की हेल्प की जरूरत रहेगी, आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आप डेफिनेटली मेक श्योर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है कमेंट जरूर किया करें कैसा आपको सेशन लगा, या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों को कोई और कंटेंट, कोई और सीरीज, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपके जो आपका कमेंट सेक्शन है वो खुला रहता है, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को यार जरूर शेयर कीजिएगा जितने भी ग्रुप्स हैं, ताकि इस वीडियो का रीच मिले और हमें भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़े, आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट में डिजाइन कर पाऊं और आप सभी को बेहतर से बेहतर क्लासेस में डिलीवर कर पाऊं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बातों की एक क्लैरिटी मिली होगी, आपको समझ में आया होगा ये पूरा मामला क्या है, ठीक है। तो यहां तक हमें आई थिंक कॉस्ट और कॉस्ट असर्टेनमेंट का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये ब्यूटीफुल सी टेबल मैं आप सभी के लिए बना के लेके आया हूं। काफी सोचने के बाद, काफी समझने के बाद मैंने क्या किया है, ब्रेक डाउन ऑफ द टोटल कॉस्ट कर दिया है। आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है ना उसका ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन मैं जब आपको इसको बना के दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा और ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इजीली मेमोराइज भी कर पाएंगे। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं चीजों को यहाँ पे बनाना शुरू करता हूं। अगर आप लोग टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है, या फिर मैं सिंपल शब्द में लिखूंगा कॉस्ट, आप लोगों को समझ जाना है। कॉस्ट का मतलब सर आपका टोटल कॉस्ट ही रहेगा, हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अब इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अब मेरी बात को समझना, जब आप लोग कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं तो कितने तरीके से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं सर? दो तरीके से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की जाती है। पहली क्लासिफिकेशन के अंदर, पहली कैटेगरी के अंदर हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है। मैंने बताया था हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग डायरेक्ट के अंदर। और दूसरी क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोग क्या रखने वाले हो सर? आप लोग इनडायरेक्ट रखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो गई, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर मैंने क्या बताया था सर? आपको ये ध्यान देना है, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली आपको फाइनल प्रोडक्शन के अंदर दिखेगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको फाइनल प्रोडक्शन के अंदर ट्रेसेबल नहीं रहेगी। एक ये छोटा सा इत्तू सा एक आइडेंटिफिकेशन है जिसका यूज करके आप लोग समझ सकते हैं, बाकी हम लोग डिटेल में डिकोड करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको समझना है कॉस्ट को आप लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर और इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर। अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि सर जब भी आप लोग कॉस्ट की बात करेंगे ना, कॉस्ट अपने
आप में अकेला नहीं होता है, कोस्ट अपने आप में काफी एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसे अभी अभी आपने क्या पढ़ा सर, आपने पढ़ा कोस्ट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे पहला एलिमेंट क्या रहेगा, आपका मटेरियल रहेगा। क्लियर, आपने क्या पढ़ा, पहला एलिमेंट क्या रहेगा, मटेरियल रहेगा। दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा सर, आपका लेबर रहेगा, जिसको आप लोग इंप्लॉय के नाम से भी जानते हो। और तीसरा एलिमेंट सर आपका एक्सपेंसेस रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है, प्लीज मेक श्योर करके सारी चीजों को अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। समझ में आया? जब आप कोस्ट की बात करते हैं तो कोस्ट के अंदर ये तीनों एलिमेंट आ गए माय डियर फ्रेंड्स, तीनों चीजें आ गई ना। और आपने क्या किया, कोस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक आपका डायरेक्ट बन गया और एक आपका इनडायरेक्ट बन गया। क्लियर, तो अब आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि सर ये डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। मैंने बता दिया ये इजीली ट्रेसेबल है, ये इजीली ट्रेसेबल नहीं है। जब आपने कॉस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया तो क्या आपके मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के दो पार्ट नहीं होंगे सर? बिल्कुल होंगे। यानी कि जो कॉस्ट एलिमेंट है उनके भी अपने अपने दो पार्ट होने वाले हैं। इनको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कुछ इस तरीके से इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कह सकता हूँ कि सर जब भी, एक मिनट जस्ट इसको हम लोग थोड़ा सा, हाँ अभी ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने, अभी हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें चीजों को अच्छे से समझने में आसानी हो सके। समझ में? जस्ट ए मिनट, एक मिनट, ऐसे ही रहने दो यार। ये कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट के अंदर आ गया और आपका इनडायरेक्ट के अंदर आ गया। अब आप लोग ऐसे समझिएगा, जब आप लोग डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट के अंदर ना हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ऑल डायरेक्ट मटेरियल लिख देंगे। यानी हमारे पास तीन कैटेगरियां यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे आपका डायरेक्ट मटेरियल बनेगा। यानी कि आपने मटेरियल के अंदर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका डायरेक्ट लेबर बन जाएगा या इंप्लॉय बन जाएगा, व्हाट एवर यू कैन से। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा सर, आपका तीसरा कैटेगरी क्या बन जाएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। यानी कि डायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। सिमिलर वे में आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर आपका इनडायरेक्ट लेबर आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका क्या आ गया है, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया है। आप लोग क्या कहेंगे, आपका इनडायरेक्ट लेबर आ गया है। ठीक है ना, और आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, आपका इनडायरेक्ट, क्या कहेंगे आप लोग, कहेंगे इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस आ गए हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इनको आपको थोड़े अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला करके ना एक कॉस्ट बनता है। इन दोनों को अगर, तीनों को अगर कंबाइन कर दें तो एक कॉस्ट निकल के आएगा। यानी कि जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है ना, या फिर आप लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर आप लोग कहना चाहें तो आप लोग इसको प्राइम, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग फ्लैट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ में आया? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो यहां पे लिख दूं मैं नोट करके, आप लोगों को नोट करके लिखना है सर प्राइम कॉस्ट की बात करते हैं या फिर आप लोग किसकी बात करते हैं, आप लोग फ्लैट कॉस्ट की बात करते हैं। तो इसका मतलब, इसका फॉर्मूला ये रहेगा, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल रहेगा, हमारे पास डायरेक्ट लेबर रहेगा, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, सबको ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाता है, या जो आपका फ्लैट कॉस्ट है वो मिल जाता है। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है। यही तो है ना, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है ये आपका। यानी आप लोग यहां से ये भी तो कह सकते हैं ना सर, जब भी आप लोग डायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे ना, वो डायरेक्ट कॉस्ट किसके इक्वल होगा, आपका प्राइम कॉस्ट के इक्वल होगा। और प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, फ्लैट कॉस्ट है। ये आपको थोड़ा सा अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। समझ में आई मेरी बातें? उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी यहाँ पे मिला होगा। तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको थोड़ा सा समझना है। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ एलिमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कॉस्ट की बात की है, यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात की है। ठीक है, यहाँ पे आपका मटीरियल आ गया, लेबर आ गया, एक्सपेंसिस आ गया। अब इनको मैंने दो कैटेगरी में
डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही आप लोग इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है टोटल कॉस्ट तो यही रहेगा ना, दोनों को मिला देंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला देंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला आपका कैटेगरी बना है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको किस नाम से जानते हो आप लोग? प्राइम या फ्लैट कॉस्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? प्राइम या फ्लैट कॉस्ट इसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके ओवरहेड रहेंगे, जो भी आपके क्या रहेंगे ओवरहेड, यहाँ पे ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इनको क्या बोलते हो आप लोग? ओएच के नाम से जानते हो, ओवरहेड के नाम से जानते हो। और ओवरहेड की तीन कैटेगरी बन गई है, एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड बन गया है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बन गया है, एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बन गया है। यानी कि जो आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? एक तो आपका प्राइम कॉस्ट बन गया है, और जो आपके इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी है ना, इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी के अंदर एंट्री किसकी हो गई है? आपके ओवरहेड्स की हो गई। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको क्या बोलते हो? ओवरहेड्स। और ओवरहेड के अंदर आपको तीन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। पहला फैक्टर क्या है? आपका फैक्ट्री ओवरहेड रहने वाला है। सर ये क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा आने वाले लेक्चर के दरमियान। अब सेकंड क्या रहेगा? सेकंड आपका फैक्ट्री के बाद क्या था आपका, क्या बोलते हैं आप इसको? एडमिनिस्ट्रेटिव। और दूसरा रहेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? इसको एडमिन भी बोला जाता है या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोला जाता है। और तीसरा क्या रहेगा बच्चों? तीसरा आपका रहेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो तीसरी कैटेगरी क्या रहेगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की रहने वाली है। तो ओवरहेड कितने तरीके के हो गए हैं? तीन तरीके के हो गए, फैक्ट्री, एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये आपको अपने जहन में और अपने दिमाग में रखना है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक आपको क्लैरिटी मिला होगा। देखिए मेरी कोशिश जहां तक है, मैं आपको सारी चीजें बड़े इजीएस्ट वे में प्रेजेंट कर पाऊं, मेरी पहली कोशिश यही है। और उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। भाई ज्यादा यहाँ पे आपको मैंने उस तरीके का कंटेंट नहीं दिया कि कॉम्प्लेक्स, जिस तरीके की किताबों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डिलीवर कर रहा हूं, ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। जब भी मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं, जब भी मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं, जब भी मैं आपके प्राइम कॉस्ट या फ्लैट कॉस्ट की बात करूं, जब भी मैं ओवरहेड्स की बात करूं, तो आपके फट दिमाग में आना चाहिए, यस ये वाला कॉन्सेप्ट भैया ने वहां पे समझाया था और मेरे को आता है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ यहां तक बातें? चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आप इस टेबल को पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग अब इस टेबल को पढ़ेंगे ना, तो बड़े प्यार से आप लोग समझ पाएंगे। कॉस्ट एलिमेंट मैंने बताया था तीनों रहते हैं, ठीक है ना? ये टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट माने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला देंगे। ये जो इनडायरेक्ट वाला है ये ओवरहेड में चला जाता है, डायरेक्ट वाला है ये प्राइम और फ्लैट कॉस्ट में चला जाता है। और प्राइम कॉस्ट अपने आप में निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जब भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिला होगा, चीजें आपको बेटर वे में समझ में आई होंगी, और आपको इस चीज का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि ये कॉस्ट का अपना मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा आपने ये बात नोटिस की? मेरे को नहीं पता आपने नोटिस किया नहीं की, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स की आप सभी ने बात की है, ठीक है ना? तीन एलिमेंट्स, एक मिनट कोई और कलर ले लेता हूं या स्लाइड ले लेते हैं। हमने एलिमेंट के अंदर तीन एलिमेंट की बात की है। कौन कौन से तीन एलिमेंट अभी अभी आपने पढ़े हैं? सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है सर? आपका मटेरियल होता है। क्लियर? आप लोग क्या कहते हैं इसको? मटेरियल कहते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या होता है सर? आपका लेबर होता है। लेबर या फिर आप लोग क्या कहेंगे इसको? इंप्लॉय के नाम से जानते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स मेरी कोशिश है कि मैं सारी चीजें आपको इसी लेक्चर के अंदर याद करवा पाऊं। और तीसरा क्या रहता है? एक्सपेंसेस रहता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग एग्जैक्टली मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, समझ में आया? आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगी आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल होगा। समझ में आया? लेबर के अंदर माने लेबर का मतलब होता है हम जो एक तरीके से मेहनत करते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स करते हैं, ठीक है ना? जो उसके ऊपर अलग से मेहनत की जाती है वो क्या होता है? आपका लेबर होता
होता है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने के बाद उसको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग तक और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो भी क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो का किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आया? और बाकी डिटेल में जाकर के मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, सारी चीजों को मैं इत्मीनान से कनेक्ट करने वाला हूं। अगर आप लोग ये सोचेंगे यहीं पे मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूं तो फिर आपको ही समझ में नहीं आएगा। वन बाय वन करके हम लोग डिटेल लेक्चर लेके आएंगे और एक एक चीजों को समझते चलेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। अब एक बेसिक फर्क देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर, ठीक है। दो तरीके के मटेरियल हो गए हैं, डायरेक्ट जो कच्चा माल लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, उसी को मटेरियल बोलते हो। दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है भाई और बहनों। पहली कैटेगरी किसकी है? आपकी डायरेक्ट मटेरियल की है। दूसरी कैटेगरी किसकी है? इनडायरेक्ट मटेरियल की है। अब आपको ध्यान से समझना है, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे डायरेक्ट लेबर हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ये डायरेक्ट वाली कैटेगरी है ना, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है। तीनों के अंदर ही केस बात कर रहा हूं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तीनों को डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहला बुनियादी फर्क यही रहने वाला है। समझ में आया? तो यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आप मीनिंग की बात कीजिए। मीनिंग की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि आपका मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, जिसको क्या किया जा सकता है? डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है विद ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब और ए प्रोसेस। समझ में आया? एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर, प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हम जिस पर्टिकुलर मटेरियल को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो क्या कहलाता है? वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूं, ये आपका मेरा जो मैंने शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, इस शर्ट के अंदर जो धागा लगा हुआ है, जो कॉटन लगा हुआ है, जो भी इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है, वो जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जिसको मैं इजीली मेरे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकता हूं। जैसे आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड के अंदर जो प्लास्टिक आप लोग देख रहे हैं, पीवीसी जो देख रहे हैं, जो आपका ग्लास लगा हुआ है, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। अगर आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो किस कैटेगरी में चले जाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में चले जाएंगे। एग्जांपल के अंदर जैसे आपका कोई भी कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन जो लगता है ना, उसके अंदर वो क्या होता है? वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, क्योंकि उसको इजीली आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे लेक्चर स्टैंड रखा हुआ है, लेक्चर स्टैंड के अंदर क्या लगा हुआ है? लकड़ी। इसको मेजरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो ये क्या होगा? मेजरली अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा। समझ में आई? यानी आप लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, वुड इन द फर्नीचर। आप लोग कह सकते हैं किसी भी मशीन के अंदर स्टील इस्तेमाल होता है या मेटल इस्तेमाल होता है, ये कुछ ऐसे मटीरियल हैं जिनको डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं मटीरियल की, मैं बात कर लेता हूं जो चीजें इसके अंदर लगी हुई है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी मैं लेक्चर स्टैंड का एग्जांपल ले लेता हूं। लेक्चर स्टैंड के अंदर मेजरली दो चीजें आपको दिखेंगी। एक तो आपको दिखेगा लकड़ी, जिसको आप लोग वुड बोलते हैं, जो आपको दिखता है, ठीक है। अब इसके अंदर लकड़ी को चिपकाने के लिए मैंने नेल्स का भी इस्तेमाल किया है। नेल का मतलब क्या होता है? कीले, ठीक है ना। कीलों के साथ मैंने फेविकोल का भी इस्तेमाल किया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर फेविकोल भी है। और इसी तरीके से मैंने छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया है। अब जो लगा इसमें लेक्चर स्टैंड को बनाने में, जो माल लगा, जो रॉ मटेरियल लगा, वो मटेरियल तो है ही। अब यहां पे जो आपको दिख गया, जिसको इजीली ट्रेस कर पाए, जैसे वुड है, लकड़ी है, ठीक है ना, सनमाइका लगा हुआ है, ये सारी चीजें किस कैटेगरी में चले जाएंगी? डायरेक्ट कैटेगरी में चली जाएंगी। लेकिन जॉइंट को चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए फेविकोल और कीलो का इस्तेमाल किया गया, वो हमें इसके अंदर दिखती नहीं है, तो किस कैटेगरी में चली जाएंगी? इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में चली जाएंगी। इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बातें? ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये पहला फर्क था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट के अंदर हम लोग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई डायरेक्टली विद ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। डायरेक्टली आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप लोग ट्रेसेबिलिटी की बात करते हो तो मैंने बताया जो डायरेक्ट मटेरियल है वो इजीली ट्रेसेबल होता है, और यहाँ पे इजी ट्रेसेबल नहीं होता है। इसके लिए अगर हम ट्रेस करना भी चाहे तो काफी मेहनत, मशक्कत और हार्डवर्क, इंटेंस हार्डवर्क हमें करना पड़ सकता है। कॉस्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, स्टार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ट्रीटमेंट के अंदर चार्ज डायरेक्टली टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? इसको डायरेक्टली चार्ज किया जाएगा किसके अगेंस्ट? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर आप लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ट्रीट होगा। समझ में आया? तो जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है वो किसके अंदर जाएगा? वो आपका ओवरहेड कॉस्ट के अंदर जाएगा। मैं बताया था जितने भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस है वो ओवरहेड के अंदर जाते हैं, और जो आपका डायरेक्ट है वो किसके अंदर जाता है? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर
अंदर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कैटेगरी का है तो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट कैटेगरी का है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल को एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है पर यूनिट, वही अगर आप लोग इनडायरेक्ट मटेरियल को नॉट इकोनॉमिकल टू मेजर पर यूनिट, समझ में आया ना। तो यहाँ पे डिफिकल्टी होती है हमें। अगर आप लोग एग्जांपल की बात कर लीजिए, चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है ये प्राइम या फ्लैट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, मैंने बताया था। ये कहाँ पे आता है, प्राइम या कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के अंदर इसको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है इसको आप लोग पहली कैटेगरी के अंदर यानी कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है उसके अंदर इसको रखा जाता है, समझ में आया। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो किसके अंदर चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चला जाएगा। समझ में आई मेरी बातें, उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, सर लेबर की बात कर लीजिए। अब लेबर के अंदर जो भी हमने मेहनत यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, एक ऐसी लेबर जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई है विद ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जहां पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है वो इनडायरेक्ट लेबर होता है। ऐसे अगर आप लोग नेचर ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट कैटेगरी की कॉस्ट रहेगी, ये आपकी इनडायरेक्ट कैटेगरी की कॉस्ट रहेगी। जैसे अगर आप लोग ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं तो ये इजीली ट्रेसेबल रहेगा, इसको इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आपका डायरेक्ट टू कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर यूज होएगा, ये आपका ओवरहेड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मैंने बताया ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है, ये फैक्ट्री ऑफिस या सेलिंग ओवरहेड के अंदर आपका जो आपका इनडायरेक्ट लेबर है वो जाता है। ये जरूरी बात है, आपको किसके अंदर रख सकते हो आप लोग, इसको काफी अलग अलग कैटेगरियां बनी हुई है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जा सकता है, ये आपका ऑफिस ओवरहेड के अंदर जा सकता है, ये आपका सेलिंग ओवरहेड के अंदर जा सकता है। ये बातों का आपको अपने ख्याल में अपने जहन में रखना है। मेजरमेंट इसको बहुत आराम से पर यूनिट मेजर किया जा सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, ओवरहेड के अंदर मान लीजिए आपने वेजेस ऑफ द मशीन ऑपरेटर को यानी कि जो मशीन ऑपरेटर है उसको सैलरी पे किया। मशीन ऑपरेटर जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे उसका लेबर किस कैटेगरी में जाएगा, डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में जाएगा। जैसे आप लोग कारपेंटर की बात कर लीजिए, जैसे आप लोग टेलर की बात कर लीजिए, सब क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर होते हैं। लेकिन इनके अलावा जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सुपरवाइजर के जो वेजेस होते हैं, सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है वो किस में है, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आती है। वॉचमैन हो गया इनडायरेक्ट के अंदर, क्लीनर्स हो गए वो क्या हो गए, इनडायरेक्ट के अंदर। यानी कि ये आपको प्रोडक्ट के अंदर हिस्सेदारी दिखे हुए नहीं दिखेंगे लेकिन ये होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इनको फैक्ट्री ऑफिस या सेलिंग ओवरहेड के अंदर रखा जाता है। तो बुनियादी तौर पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। यहां तक चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है तो तीसरा बचता है ओवरहेड। ओवरहेड मैंने बता ही दिया, एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी है वो क्या कहलाती है, ओवरहेड कहलाती है। तो ये क्या होता है, ओवरहेड विच कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई एंड एलोकेट। ध्यान रखिएगा, ऐसे ओवरहेड जिनको डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और एलोकेट किया जा सकता है इजीली, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ओवरहेड। और यहां पे आपका इजीली इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आते हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आते हैं। ये सारी बातें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगेन इजीली ट्रेसेबल होता है, ये इजीली ट्रेसेबल नहीं होता है। यहाँ पे इनको डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन और जॉब के अंदर चार्ज किया जाता है और ये आपके अप्रोप्रिएशन एज ए ओवरहेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हिस्सा क्या होता है, वर्क कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट के अंदर वो डायरेक्ट वाला हिस्सा हो गया। ये फैक्ट्री ऑफिस या सेलिंग ओवरहेड के अंदर आपका रहने वाला है, ठीक है। इसको कंट्रोल करना आसान है, डायरेक्ट ओवरहेड को कंट्रोल करना आसान है, ये रिलेटिवली डिफिकल्ट रहने वाला है। जैसे अगर आप लोग इनडायरेक्ट ओवरहेड की बात करते हैं, जैसे आपके मटेरियल के अंदर तो नहीं लगता, लेकिन जैसे आप लोग रेंट की बात करते हैं तो रेंट अपने आप में इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होता होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। जैसे मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स ऐसे खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे अगर आपने कोई भी हायर चार्ज और स्पेशल मशीन फॉर ए जॉब यानी कि कोई भी मशीन आपने परचेज किया, ठीक है। अगर आप मशीन परचेज करते हैं तो वहां पे जो पैसा लगेगा डायरेक्ट इजीली ट्रेसेबल होगा। दैट्स व्हाई इसको क्या रखा जाता है, डायरेक्ट ओवरहेड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द माय डियर फ्रेंड्स
आप लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, और तीन तरीके के एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट हमने पढ़े हैं, एक डायरेक्ट, एक सॉरी आपका मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, और हमें इनकी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अंडरस्टैंड किया, और मैंने डिटेल में समझाया किस तरीके से आपको यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करके चलना है, किस तरीके से चीजों को आपको अंडरस्टैंड करके चलना। अब थोड़ा सा आगे और चले तो आई थिंक एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, दैट इज द कॉस्ट सेंटर एंड द कॉस्ट यूनिट। इसको हम लोग अपने आने वाले लेक्चर के दरमियान कंटिन्यू करेंगे, काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके दूसरे चैप्टर की पहली क्लास थी, पहला लेक्चर था, जहां पर हम लोगों ने मोटा मोटा कॉस्ट को अंडरस्टैंड किया, मोटा मोटा कॉस्ट असर्टेनमेंट को अंडरस्टैंड किया, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया, कॉस्ट के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड किया और डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। बाकी जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, मैं अगेन आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे आपके टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ को आप लोग इजीली डाउनलोड करके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल दैट कीप लर्निंग।